नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी। हमने वादा किया था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद हम लोग बात करेंगे, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और खास तौर पर हरियाणा का जिस तरह का रिजल्ट आया है वो सबको चौंकाने वाला है। केवल हमें ही नहीं, वो सबको चौंकाने वाला है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। आज चाहे जो भी कोई कहना चाहे कह सकता है, कुछ भी निकाल के ला सकता है, लेकिन सभी लोग यही मान के चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आराम से बन जाएगी। और अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो बात बहुत गलत भी नहीं है। तकरीबन 11% वोट बढ़े हैं कांग्रेस के, लेकिन सीटों में कन्वर्जन नहीं हुआ। अब हरियाणा में जो हुआ वो हुआ। आगे नजर महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी है। महाराष्ट्र ने लोकसभा में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाया था, ऐसे कहें कि इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा पहुंचाया था। लेकिन इस हार के तुरंत बाद महाराष्ट्र से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, खासतौर पर शिवसेना के जो बयान वीर हैं, जो लगातार बयान देते रहते हैं, मुझे लगता है दिन में अगर दो चार बयान ना दे लें वो, तो उनको नींद नहीं आती होगी। संजय राउत जी, उन्होंने तीखी टिप्पणी की है और भी कई लोगों ने टिप्पणी की है। सीधे मैं अशोक वानखेड़े जी के पास जा रहा हूं कि, और जो इस समय महाराष्ट्र में ही है, हमसे महाराष्ट्र से ही बात कर रहे हैं, कि हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र में आने वाला चुनाव, झारखंड में चुनाव और बाकी सब कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को आप? आ, धन्यवाद अशोक जी। हमने दर्शकों से बोला था कि हरियाणा के नतीजों के बाद और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद हम लगातार मतलब उसमें थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए बाकी चीजों पे जो आपने सवाल पूछा उस पे बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में बाकायदा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये परजीवी पार्टी हो गई है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए फेल्योर है। भले ही वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस का रोल वहां पे ठीक नहीं रहा। उसमें मुख्य कारण पहले भी हमने गिनवाए थे कि चुनाव के समय अध्यक्ष को बदलना। मेरी अब कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो जम्मू कश्मीर में काफी दिन तक इंचार्ज रहे कांग्रेस के। मैंने उनको पूछा, उन्हें कहा कि हमने मेहनत की, राइट टाइम पे हमको वहां से हटा दिया गया, दूसरे लोगों को लाया गया, और जहां गुज्जर को देना था वहां बनिया उतारा, जहां बनिया को देना था वहां ये उतारा। अब आप बताइए, 5 जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट थी। 5 जगह कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होती है क्या? 90 के हाउस में यदि 5 जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। जम्मू में जिस हिसाब से आपको रोकना चाहिए आपको था। एक आपको एक सीट का किस्सा सुनाता हूं अशोक जी, चूंकि जम्मू हम्म, कश्मीर आप जानते हैं मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हम्म, होता है। छंब की एक सीट है, और छंब हाँ, की सीट पर ताराचंद को टिकट दिया गया, जो गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे और लौट कर आए। चले जाते। ताराचंद जी के बारे में कभी आप बैठेंगे तो मुझे मैं आपको डिटेल कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी यहाँ नहीं सुनाना चाहता हूँ। और काटा गया टिकट उस आदमी का जो 5 साल से उस इलाके में मेहनत कर रहा था। जब रिजल्ट आया तो ताराचंद जी तीसरे नंबर पे थे, और वो व्यक्ति युवा लड़का है, वो निर्दलीय हम्म, उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव जीत गया। यानी वहां अगर उसको टिकट दिया वहां होता पे तो कांग्रेस 6 से 7 में पहुंची होती। और ऐसा नहीं, कई जगहों जम्मू, पर हुआ है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि कम से कम बीजेपी की कम से कम 5 से 7 सीटें कम हो जाती और कांग्रेस की 7-8 सीटें बढ़ जाती, यदि कांग्रेस का जो बीजेपी का स्लीपर सेल है उन्होंने बीजेपी के कहने पे टिकट बांटे। बीजेपी ने इतना बढ़िया गेम प्लान किया कि उन्होंने बीजेपी कहाँ फंसी जम्मू कश्मीर में। एक तो मैं वैली के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी को हराया, उन्होंने एक ट्रेंड को खत्म कर दिया। वो ट्रेंड है डिवाइड एंड रूल। आप ऐसे कुछ आउटफिट को खड़े कर देते हैं कि जो आपका अपोजिशन का वोट स्प्लिट करता है, और बीजेपी को लगता है कि हम जीत गए, जबकि उनकी स्थिति वही रहती है कि जहां वो है। दूसरे की लाइन बीजेपी काटने वाली बात है बीजेपी आपकी लाइन अशोक जी, बढ़ाने से। बीजेपी तो अशोक जी घाटी से कभी नहीं जीती है। मतलब घाटी के अंदर, हाँ, वैली नहीं के नहीं, अंदर बीजेपी कभी नहीं जीती है। इस बार बीजेपी का जो इस गेम बार प्लान था बहुत खेल किया गया कि था, हाँ पूरा, बिल्कुल। हाँ, कि भाई 43 में से 40 उठा ले सीधा जम्मू से, और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 30 पे ले आए। बस हो गया, इतना काफी था। तो इसमें काफी था मेजोरिटी में आने के लिए, क्योंकि 47 और 43 करके उन्होंने बराबरी का तो कर ही दिया करीब करीब। अब बिल्कुल उसमें हुआ बिल्कुल। ये कि जो इंजीनियर साहब थे, जिनको बाकायदा इंजीनियर साहब ही कहना राशिद। पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने अब, हाँ, अब बीजेपी ने उनको अब साहब का दर्जा दिया है, तो उनको उनको उतारा। जमाते इस्लामी वो जो पार्टी थी उसको उतारा, वो सब वोट कटवाऊ पार्टी थी। अपनी अपनी पार्टी एक हाँ, बनी थी वहां पे, अल्ताफ बनी, साहब की। हाँ, तो, हार गया हालांकि तो ये अल्ताफ सारी, चुनाव। हाँ, तो वैली के लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया। चाहे वो कितना भी, मतलब मैं वैली भी, मैं भी काफी घुमा हूँ।
तो मतलब बहुत पहले जब वहाँ पे बहुत अनरेस्ट था तब गए। तो काफ़ी लोग दोनों परिवार मुफ्ती परिवार और तो एनसीपी के परिवार से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन उन्हें एक समझ में आ गई कि यदि वोट स्प्लिट करके फिर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, तो ये होने नहीं देंगे। तो उन्होंने एन ब्लॉक नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ये इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट इसलिए मिला, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, इसलिए कि वो किसी भी हालत में बीजेपी को रोकना चाहते थे। ये जो वैली के लोगों ने किया, ये कहीं न कहीं हरियाणा में मिसफिट हो गया। हरियाणा में 17 सीटें ऐसी है, टोटल 25 सीटें ऐसी हरियाणा में। 90 में से 25 यानी परसेंटेज देख लीजिए क्या हो जाता है, 1/3%, करीब-करीब सीटें ऐसी हैं कि 30-35%। हाँ, 30-35% वो एक ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट और बाकी लोगों ने बीजेपी को मदद करवाई। 17 उसमें से 25 में से ये कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 22,000, 40,000, 42,000 ऐसे वोट खाए और बीजेपी वहां सत्ता में आई। आप वो 17 बागी भी जोड़ ले तो आज कांग्रेस वहां पे 52, 55, 50 प्लस हो जाती। आकलन किसी का गलत नहीं था। एक जो ये सोच पे हरियाणा की जनता की सोच पे एक जो मुझे लग रहा था, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही थी वहां पे। मैं कतई नहीं मानता कि लोगों ने सरकार को फिर से बुलाया है, क्योंकि 11 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। जिस जिस सरकार के 9 मंत्री चुनाव हारे, वो सरकार यदि कहे कि हमको फिर से लोगों ने विश्वास दिलाया है, ये कहना भी मूर्खता है। लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन फिर क्या है, हरियाणा की तासीर अलग है। वहाँ के अपने गोत्र के गाँव हैं, तो वो गोत्र का कसम खा के वो गाँव पूरे अपने गोत्र के हिसाब से वोट करता है। तो जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 20-22 हज़ार वोट कैसे लिए? ये हरियाणा की जनता कैसी चूक कर गई? यदि उनको निजात पानी थी बीजेपी सरकार से, यदि प्रधानमंत्री जी के रैली को 5,000, 8,000, 13,000 से 10,000 से ज़्यादा वो लोग नहीं इकट्ठा हो रहे थे, जहाँ उन्होंने लाखों की आप ही ने बताया था कि कैसे लाख-लाख लोगों की 3-3, 4-4 लाख लोगों की भीड़ उनकी रैली में हुआ करती थी हरियाणा में 2013 में। उसके बाद गाँव बंदी, लोगों ने गाँव में घुसने नहीं दिया। हमने देखा कि खट्टर साहब एक किटी पार्टी के हॉल में सभा ले रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ हमने देखी वहाँ पे। कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि सरकार वापस आ जाए। लेकिन जब सामने कांग्रेस कंस जो सरकार अब जनता आपके पीछे है, लेकिन कांग्रेस ने शायद जनता को ग्रांटेड लिया। शायद उनको लगा कि जनता जब अपने पीछे ही है तो गधे-घोड़े भी खड़े कर दो। किसी ने अपना अ, ब ब दिमाग के बजाय दिल से काम लिया। किसी पे दिल आया उसको टिकट दे दिया। मतलब ये हो गया और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी उस महिला मित्र एक वेणुगोपाल जी ने आपकी भेजी, वहाँ का यदि प्रचार का स्तर देखा जाए, तो घिन आएगी सर। वहाँ उसके ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि चमड़ी और दमड़ी चली, तो वो कहती है कि दूसरी वो जो प्रतियोगी है हमारे सामने जो है, वो अब बुढ़ी हो गई तो मैं क्या करूँ? अब वो नहीं चल रही तो मैं क्या करूँ? मतलब इस लेवल पे यदि बातें हो रही होगी, तो आप हरियाणा की जनता इस इतने डिटोरिएटेड ब बिलो द बेल्ट वाले इसमें क्या करेंगे? तो वहाँ से बीजेपी आ गई, फिर उनको लगा कि तो बहुत ही घिनौने हैं, हम जिनको थाली परोसना चाहते हैं, यदि वो इस लायक नहीं। ऐसे कई सीटें हैं कि जहाँ मतलब हुड्डा जी को शायद लगा होगा कि 60-70 आएगी तो मेरी नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने भी कुछ जगह वो कहते हैं कि ऐसे व्यवस्था की कि वो 50 तक पहुँच जाए तो हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, मैं डोमिनेटिंग पोज़ीशन पे रहूँगा, वो नहीं हुआ। शैलजा जी ने कई जगह अपने खेल किए। अब एक चित्रा वाली सीट थी जो वीज वाली सीट है, वो वीर साहब को 2 अंबाला बार कैंट। कांग्रेस हाँ कैंट कैंट वाली सीट में 2 बार लगातार विद साहब को बेल आउट किया शैलजा जी ने, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जानबूझ के ऐसे आदमी को टिकट दिलवाया वहाँ जिद करके कि जो अपना डिपॉजिट भी नहीं बचा पा रहा था। इस बार भी वहाँ चित्रा बहुत बढ़िया कैंडिडेट थी और अल्टीमेटली उसने प्रूव किया वो नंबर 2 पोज़ीशन पे आई और इनकी कैंडिडेट बाकी आगे भी कैंडिडेट जो है वो 3-4 नंबर पे। तो ये ऐसे कई 17 जगह मैंने आपको बताया। ये यदि ये करे तो जनता भी कैसे करे? कम से कम राजनीतिक दलों को ये देख लेना चाहिए, जनता आपके साथ है इसके मायने ये नहीं है कि जनता के ऊपर आप कुछ भी थोपो। आप जनता के सामने लोग भी ऐसे देने होंगे कि जिसको जनता वोट दे। आपने अपने मन मुताबिक कहीं 3 सीटें ऐसी है जो अभी आज मेरी क्योंकि सुबह से मेरी आज लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं कांग्रेस के, अपनी पीड़ाएँ व्यक्त कर रहे हैं बेचारे। तो 3 सीटें तो ऐसी हैं ख़ासकर दिल्ली को लगी हुई गुड़गाँव और आस-पास की 3 सीटें जहाँ करीब-करीब 100 करोड़ रुपए
में ओबी की हैसियत। एक आदमी जो दूसरे पार्टी से लाया गया, उसने अपने पहले पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। ऐसी कई चीजें हुई है वहां पर। तो कैसे जीतेगी पार्टी, मुझे बताइए। ये तो बीजेपी को बाकायदा मेडल के रूप में गले में पहनाया गया है कि नहीं 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 नहीं, आप अभी अपने लोकसभा में आपकी बहुत हार बुरी हुई आप है अशोक जी और आप अक्सर बहुत कहते हैं, मायूस है, आपको एक बूस्टर डोज चाहिए। हाँ। आप एक बात अक्सर कहते हैं कि जहां सीधी लड़ाई होती है, वहां कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाती है। मुझे याद आता है साउथ अफ्रीका को एक जमाने में हम लोग जब बच्चे थे तो चोकर कहा करते थे, यंग थे, क्योंकि वो सब जीत के जाती थी और फाइनल में जो है पक्का किसी न किसी कंट्री से हार हाँ। जाती थी। तो ये सीधी लड़ाई में हमेशा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यहां हो, सीधी लड़ाई में तो हर बार यही उसमें खेल हो रहा है। उसमें कारण है सर, अशोक जी, उसमें कारण है बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर बीजेपी के इतने स्लीपर सेल भरे हुए हैं कि जहां सीधी लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की होती है तो बीजेपी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको कांग्रेस से लड़ना नहीं पड़ता। कभी कांग्रेस को तो पूर्ण आपस में रूप लड़ से लेते अंदर हैं, से खोखला आपस ये में ही लड़ स्लीपर सेल लेते कर हैं, देते बिल्कुल। हैं। हरियाणा, अरे नहीं, वो बिल्कुल, अरे उम्मीदवार ही कांग्रेस बीजेपी का कहने पे देते हैं। उम्मीदवार ही, आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो वहां कांग्रेस का क्या हाल होता? वहां बीजेपी जम्मू कश्मीर भी ले जाती है। तो इससे दो बातें हुई। एक, बीजेपी के कार्यकर्ता का मोरल बहुत अप हुआ, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, कल आपने देखा होगा। बिल्कुल, और बदलनी ही चाहिए। कई लोगों की क्रेडेंशियल्स पे भी सवाल उठाए कि आप जब घूम रहे हैं, आप जब कह रहे हैं ये हो रहा है, कि वो क्यों नहीं हुआ, उसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। हमने भी कहा था कि हरियाणा में आएगी और 50-60 तक आ जाएगी, दिख रहा था, लोग दिख रहे थे, लेकिन हमको ये नहीं लग रहा था कि स्लीपर सेल इतने मतलब नीचे लेवल जाके काम करेंगे। और ये सारी बातें राहुल गांधी को क्यों समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं महाराष्ट्र पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट झारखंड में भी होगा, इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी होगा। झारखंड में भी ऐसे ही स्लीपर सेल काम करेंगे। झारखंड में, क्योंकि कांग्रेस उनके भरोसे है, जेएमएम के भरोसे है, और जेएमएम में खासकर जो कल्पना जी है, जो सोरेन की, हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो जिस हिसाब से कैंपेन कर रही है, और वो अभी स्टार कैंपेनर हो गई वहां पे, हेमंत से भी ज्यादा बड़ी स्टार कैंपेनर। यदि उन्होंने कंसोलिडेट किया तो कांग्रेस, यदि बिना जेएमएम को तकलीफ दिए उनके साथ वापसी है, नहीं तो बीजेपी की वापसी है। कांग्रेस यदि हेमंत सोरेन का खेल बिगाड़ने में लगी जाएगी तो वहां पे फिर हेमंत भी डूब जाएंगे। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, 48 सीटों वाला, यूपी के बाद नंबर 2 पोजीशन। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने ही इस बार नकेल डाल दी थी मोदी जी के इस विजय रथ बिल्कुल, पर। और कहीं ना बिल्कुल। कहीं 240 पर, 180 टेक्निकली और 240 जुगाड़ू सीट पे लेके आए। ऐसे में अब महाराष्ट्र इनके लिए बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा हरियाणा के साथ होता है, इस बार जानबूझ के हरियाणा के साथ चुनाव होने नहीं दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हें वो लाडली बहना वाला पैसा और ट्रांसफर करना है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लाडली, जो लगातार निर्णय हो रहे हैं, हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र भी खत्म हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है हर अल्टरनेट डे, और कुछ ना कुछ नया, एक नया कुछ तो भी एक, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। केंद्र ने अभी मराठी को अविभाज्य भाषा का दर्जा दे दिया। अब पूरा महाराष्ट्र झूम उठा, पूरे बीजेपी वाले कह रहे देखिए महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता। लेकिन जितने भी नेता चिल्ला रहे हैं महाराष्ट्र की अस्मिता, उनके अपने बच्चे सब कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मराठी मीडियम में वो भी नहीं पढ़ रहे। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये लिप सर्विस करके कहीं ना कहीं एक लिपापोती वाला मामला हो रहा है कि कैसा भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला क्या गिर गया, स्टैचू क्या गिर गया, 4-4 जगह पे अब स्टैचू खड़े होकर उद्घाटन हो रहे हैं। वो कहीं न कहीं एक अस्मिता महाराष्ट्र के साथ खेलने का प्रयास किया जाए। अब ऐसे में महाराष्ट्र में डायरेक्ट फाइट नहीं है बीजेपी की। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर काम कर रही है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी, रमेश चन्नीतला भागा-दौड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग उनके साथ में देते हैं? दुर्भाग्य कांग्रेस का ये है कि विलासराव देशमुख की मृत्यु के बाद वहाँ कोई पूरा महाराष्ट्र का नेता नहीं। थोरात साहब अपने मतलब अहमदनगर जिले से बाहर का मैं नेता नहीं मानता।
नाना पटोले विदर्भ के सीमित है, चंद्रपुर तक सीमित है, वडेट्टीवार, ये सारे जिले-जिले के नेता हो गए। दूसरी ओर एक आदमी का मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ और इसलिए नहीं यदि लोग मुझे यूट्यूब पे लगातार सुनते आ रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा यदि मैंने क्रिटिसाइज़ महाराष्ट्र के नेता को किया, तो वो शरद पवार को किया है। शरद पवार लेकिन उस आदमी की इस वृद्धावस्था में 84 प्लस ऐसी व्याधि से ग्रस्त है कि अब पता नहीं इसके बाद ऑपरेशन भी नहीं होना है, लास्ट स्टेज पे। इसके बावजूद वो आदमी पूरा महाराष्ट्र के 4-4 राउंड लगा चुका है। जभी भी आप अखबार खोलो कि आज सांगली में है, कल अहमदनगर में है, परसों कोल्हापुर में है, कोंकण में है, विदर्भ में है, मराठवाड़ा में है, जलगाँव में है, वो आदमी लगातार भ्रमण कर रहा है। सांगली में संयोग से एक कार्यक्रम में उनकी और मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बात करनी चाहिए, तो जब बात हुई हमारी, तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की मतलब 288 सीट पे आप उनसे बात कर लो, 1 टू 1 मार्किंग है, उनके पास है। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि सीट शेयरिंग है। सीट बड़ी ज़्यादा किसके पास, कम किसके पास, ये इज़्ज़त का इश्यू ना बनाएँ। जीत कौन-सी सीट हम्म। सकते हैं हम, वो लें। कई बार विनेबिलिटी शिवसेना की इंपॉर्टेंट हो। तरफ से विनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। शिवसेना में जो आपने जो बोला, जो वाचाल वीर जिसको मैं कहता हूँ, जो शिवसेना की नैया डुबाने में या शिवसेना जो टूटी है, उसमें से जो बहुत सारे लोग इसलिए भी उद्धव ठाकरे से दूर हो गए, क्योंकि ये संजय राउत जैसे लोग जो है इनके ब ब अनगाइडेड मिसाइल है ये। तो वो जो वक्तव्य करते हैं उससे बहुत सांगली करके लोकसभा में जो फियास्को हुआ था महाराष्ट्र में, सांगली में शिवसेना ने जीत करके सीट ली थी और फिर कांग्रेस का एक उम्मीदवार जो वसंतदादा पाटिल का नाती था, वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और जीत गया। जीत गया वो। वो सीट आपने मालूम था कि वो विनेबिलिटी की होती तो वो दे देते। तो ये कहीं न कहीं नहीं-नहीं उस जिले में फिर हमारा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए यदि आप सीट लोगे, तो आप बीजेपी को सत्ता दोगे। यदि उस जिले में आपका वजूद ही नहीं है, आपका उम्मीदवार भी आपको कहीं से लोन लेके खड़ा करना पड़ रहा है, तो वो जहाँ जिसकी उम्मीदवार जिसकी दावेदारी है, जिसकी जिसकी सशक्त है, वो देना चाहिए। पिछला उम्मीदवार वहाँ पे बीजेपी का था, पिछला उम्मीदवार सपोज़ राष्ट्रवादी कांग्रेस का था, शरद पवार का। लेकिन अब वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने लायक है, तो उसको कांग्रेस को छोड़नी चाहिए। आपको उम्मीदवारों के अनुसार जीत वाले विनेबिलिटी का फैक्टर देखना होगा। मात्र मेरी सीट ज़्यादा कि तेरी सीट ज़्यादा इस चक्कर में रहेंगे, तो कैसे भी करके वो तो महायुति ये के साथ संजय संजय रहेंगे। राउत का कल जो बयान आया है, वो यही प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या ज़्यादा सीट लेने के लिए? वैसे तो राहुल संजय भी बड़े राउत के दानीश पहले रहते हैं। संजय राउत का पहले सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमने-सामने बीजेपी के साथ जब भी लड़ती है, हारती है। उनको हमेशा कोई साथी चाहिए होता है। मतलब कांग्रेस भई तुम हारते हो, तुमको यदि जीतना है तो हमारे साथ आना होगा, ये इनडायरेक्टली था। बावन कोड़े जो बीजेपी के अध्यक्ष है और बीजेपी के तो सारे चीफ मिनिस्टर टूट पड़े हरियाणा की जीत पे, कि इतनी बड़ी जीत और मैं यकीनन मानता हूँ अशोक जी, कि नरेंद्र मोदी के जीवन में जो बड़ी जीतें हैं, जो राजनीतिक जो उनकी जो चुनाव की जो जीत यदि करें, तो 2014 की 280 पार वाली जीत इनकी बहुत अहम थी, क्योंकि पहली बार आए और अपने बलबूते पे सरकार बनाई। दूसरी 300 पार वाली, वो एक तो अब मतलब अभूतपूर्व था कि लोगों को लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन 300 पार हो गई। और जब 240, 180 पे जब आके टिके हैं, ऐसे में मोरल डाउन होते हुए हरियाणा भले ही 10 लोकसभा सीट वाला क्षेत्र हो, लेकिन हरियाणा की जीत ने एक ऐसा संजीवनी दी है नरेंद्र मोदी और पूरे दोनों गुजरातियों को कि अब वो दूसरी जगह खेल करने के लिए स्वतंत्र है। थोड़ा जो संघ का प्रेशर उनके पे था, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मैं नहीं मानता ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि संघ भी जानता है कि ये जीत कैसी हुई है। संघ भी जानता है कि आपके 9 मंत्री हारे हैं। संघ इतना ये नहीं है कि आप संघ नहीं समझ पा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर तो कम मतलब वो थोड़ा प्रेशर में तो आ ही जाता है संघ भी। अब महाराष्ट्र में लगातार मुझे शरद पवार जी से जब बात हुई थी तो एक बात उन्होंने ज़रूर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था सीट शेयरिंग में विनेबिलिटी देखना होगा सभी राजनीतिक दलों को। मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए बात तो मैंने कहा कि सर आप भले ही ऐसा कह रहे हैं लेकिन मेरे सामने लेकिन जब आप कहते हैं तो दोनों राजनीतिक दल भी आपकी बात मानते हैं, ये भी मैंने देखा। तो तब उन्होंने कहा कि सामने ऐसे ही वाचाल वीर आ गए हैं अब दोनों शिवसेना से और कांग्रेस से इतने बड़बोले हैं कि उनके वजह से पब्लिक परसेप्शन में बहुत मैसेज गलत जाता है। हम बार-बार कह रहे हैं कि भई मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे, पहले चुनाव तो जीत लें और यहाँ पे शिवसेना कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? फिर नाना पटोले ने कपड़े सिलवा के बैठे, उनको लगता है मैं ही मुख्यमंत्री बनूँगा। और दूसरी तरफ फिर जयंत पाटिल को लगता है कि यार फिर मेरी लॉटरी क्यों नहीं? फिर वो धीरे से कहते हैं कि भई आप तो वो सुप्रिया सुले को बनाओ। वो जानते हैं कि सुप्रिया सुले इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे में मेरा नंबर लग सकता है। ये कुल मिला के गाँव बसा नहीं और भीख माँगने वाले आ गए। ऐसी स्थिति जो हरियाणा में हुई थी।
हरियाणा में अभी चुनाव जीतने की भी स्थिति नहीं थी। मतलब चुनाव जो लड़े जा रहे थे। एक हमारे मित्र है जिन्होंने टिकट माँगा था, पंडित आदमी, उसको टिकट नहीं दिया। तो उनने ज़रूर ये कहा था कि ये बड़े मुश्किल से 30-35 भी आ जाए तो, लेकिन लोगों को लगा कि इनको टिकट नहीं मिला इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट किया। जब मेरी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया है, आप खोल के देख लीजिए उसको। ये व्हाट्सएप मैंने चुनाव के नतीजों के पहले किया है और देखिए मैंने कैसे सीटें मार्क की। उन्हें कहा कि मुझे दिख रहा था कि मैं हरियाणा का हूँ, मुझे पता था कि मैंने जहाँ से टिकट माँगा वहाँ यादवों को पिछले जब से हरियाणा बना तब से यादव जीता नहीं वहाँ से। जब-जब यादव को टिकट दिया, यादव का डिपॉज़िट जब्त हो गया। इस बार फिर यादव उतारा आपने, तो मैंने इसीलिए कहा कि यादव मत दीजिए। ये सीट हार रहे हैं और आपको हारना ही है तो आप हमको दे दीजिए और हम गारंटी से चुनाव जीत जाते। लेकिन अब नहीं दिया उन्होंने, अब जब दिल्ली से ही हो जाता है, जब अब वेणुगोपाल ही तय करेंगे हरियाणा में क्या होना है और वेणुगोपाल ही तय करेंगे महाराष्ट्र में कौन-सा सीट कहाँ लड़नी है, तो फिर बाकी ये जो बावरिया-वावरिया है इन लोगों का तो ये कोई मतलब ही नहीं है। हम तो मोदी जी को कहते हैं कि वो रबर स्टैम्प पालते हैं, तो लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी ने ऐसा सिस्टम पाला है कि एक वेणुगोपाल है रबर, बाकी सब रबर स्टैम्प साबित होते हैं उनके सामने। या सब मिल के बाँटते हैं कि हुड्डा जी आप 40 सीटें ले लो, अब बाकी सीटें हम किसको देंगे, किसको बेचेंगे इसमें मत बोलो। आप अपनी सीटें देख लो, अब बाकी हमको बेचने दो। शैलजा जी आपको जो सीटें चाहिए वो ले लो, उसके बाद बाकी सीटों पे आप मत बोलो। अरे! प्रदेश का नुकसान होता है भाई, कांग्रेस का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। ये कब समझेंगे? क्योंकि स्वार्थी जब अपना स्वार्थ आगे आता है तो पार्टी पीछे चली जाती है। अब महाराष्ट्र में बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है इन राजनीतिक दलों के लिए कि विनेबिलिटी की ढूँढे। दूसरी बात शरद जी ने कहा कि हम सब चीज़ से लड़ सकते हैं, लेकिन अशोक जी पैसे से कैसे लड़ें? जो पैसा फेंका जा रहा है महाराष्ट्र में आप सोच भी नहीं सकते। पैसे से मैं डर रहा हूँ क्योंकि पैसा फेंकने में शरद पवार भी कम नहीं थे। लेकिन जब वो कहते हैं तो फिर मैंने सिर्फ़ इतना ही एक बात कही जिसपे उन्होंने हँस दिया और फिर नमस्ते करके हम वो मीटिंग खत्म हो गई। मैंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती जैसा पैसा कहीं नहीं फेंका गया। इसके बावजूद आप जीत गए। ये छोड़ दीजिए कि पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते। हाँ, ये फैक्टर मैं ज़रूर मानता हूँ कि बीजेपी पूर्ण रूप से एक्टिव होगी। वो तय करेगी कि कांग्रेस के कौन नाराज़ है, शिवसेना के कौन नाराज़ है, एनसीपी के कौन नाराज़ है। इन्हें खड़ा करने का प्रयास करेगी। ये जो मॉडल है हरियाणा वाला वो रिपीट करने की बात करेगी। अब ये जन जागरण का समय है, ये जनता को इन्फॉर्म करने का समय है, जनता को एजुकेट करने का समय है कि आप जात बिरादरी ये सब भूल जाइए। यदि इंडिपेंडेंट आपको पता है कि ये बीजेपी को मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, तो आप जान रख लीजिए कि आप फँस जाओगे इस ट्रैप में। हालाँकि महाराष्ट्र की जनता पहले इस ट्रैप में एक बार फँसी है, जब प्रकाश आंबेडकर के चक्कर में 8 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी को मिल गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में प्रकाश आंबेडकर का कार्ड टोटली फेल हो गया। लोगों ने जान लिया कि ये सिर्फ़ चुनाव लड़ना चाहते हैं जीतने के लिए कि हराने के लिए कांग्रेस को या बीजेपी को जिताने के लिए। इसके बावजूद प्रकाश आंबेडकर क्योंकि एक नाम तो है ही और अकोला जिला परिषद तक उनका वही लिमिट है। तो उन्होंने अकोला में खुद चुनाव लड़ा, तो बीजेपी को वो सीट उन्होंने गिफ्ट में दे दी। 1 लाख वोट वो ले गए और कुछ चंद हज़ार से बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट चुनाव जीता। जबकि वो कैंडिडेट नया था, पहली बार था, उनके पिताजी बीमार थे। वो कोमा टाइप स्थिति में है और बेटे को टिकट दिया, जो बेटे को कोई राजनीति से लेना-देना नहीं था। लेकिन वो जीत गया क्योंकि अम्बेडकर जी ने वहाँ पे 1 लाख वोट खाए। तो ये जो वोट कटाऊ लोग हैं, इनसे वैली के लोगों ने जैसा ट्रीटमेंट किया वैसा करने की ओवैसी ज़रूरत है ओवैसी और की बात चल रही थी अशोक जी। कल खबर ये चल रही हाँ। थी कि ओवैसी और शिवसेना के बीच कोई समझौता हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ओवैसी और शिवसेना के बीच में समझौता हो सकता है। एक औरंगाबाद जो जिसको संभाजीनगर कहते हैं, वहाँ एकनाथ शिंदे की सीट आई है, वो शिवसेना के लिए बड़ा वो काँटा चुभ रहा है उनको बार-बार कि वो शिवसेना की सीट थी और एकनाथ शिंदे कैसे ले गए। लेकिन वो ओवैसी फैक्टर नहीं था, वो सीट पहले ओवैसी के पास थी। लेकिन वहाँ का मुस्लिम भी मैंने जब वहाँ टूर किया और जब मैंने वो एक स्टोरी फाइल की थी कि मराठवाड़ा में बीजेपी को एक सीट नहीं मिल रही है, 0 हो रहा है। विदर्भ में सिर्फ 1 गडकरी और मराठवाड़ा में 0। इवन बीड की सीट भी डाउटफुल थी पंकजा मुंडे की। ऐसे में जब मुझे कहा कइयों ने कि संभाजीनगर क्या है? तो मैं कई मुस्लिम लोगों से बात कर चुका था। कई मुस्लिम लोगों से बात की थी कि जो मुस्लिम लोग पंक्चर लगाने वाले वो। जब मैंने उनको कहा कि इस बार टिकट किसको वोट देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिवसेना को, उद्धव वाले। तो मैंने हुँ। बोला इम्तियाज़ को क्यों नहीं दोगे? वो तो एमआईएम का कैंडिडेट है।
उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उसको टिकट देने से कोई फायदा नहीं होता, उसको वोट देने से फायदा नहीं होता। वो एक ही आदमी वो एक दो लोग क्या करेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन उद्धव का हाथ मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी बोले ये जो वोट देंगे वो राहुल गांधी को जाएगा, ये उनका एक मैसेज था, पंचर लगवाने वाला। तो लगा था, लेकिन वहां पे जरांगे का फैक्टर है मराठवाड़ा में। और मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था कि जरांगे ये इसका मालिक कौन, वैसा देखा जाए तो जरांगे के पीछे कौन ऑपरेटिव है, जरांगे के पीछे मराठा लॉबी ऑपरेटिव है। और जब मराठा लॉबी इकट्ठा होती है अशोक जी, तब वो अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके काम करती है। तो शरद पवार, एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने मिलके एक जरांगे का भूत खड़ा कर दिया। अब जरांगे क्या करते हैं, जरांगे सिंगल हैंडेडली देवेंद्र फडणवीस को निपटा रहे हैं। जब वो देवेंद्र फडणवीस पे अटैक करते हैं, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लगता है कि फिर से यदि हम वापस आए सत्ता में तो मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस लेंगे, इसलिए वो देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करवा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे के लोग इन रिटर्न सिर्फ अजित पवार को टारगेट कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उससे शरद पवार बेल आउट होते हैं। तो ये जरांगे की वजह से मराठवाड़ा में वो सीट मिली। अब यदि वो सोचते हैं कि एमआईएम के साथ हाथ मिला के हम वो कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ही अलग अलग लड़ा जाता है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में जो हुआ, अभी देखिए ना, आधी आधी सीट लोकसभा में हुई थी, वोट परसेंटेज भले ही आधा आधा आया, लेकिन सीट कन्वर्जन तो नहीं हुआ हरियाणा में। तो विधानसभा और लोकसभा के नतीजे लगाते हैं, लोकसभा के लोगों का फैक्टर पूरे बदल जाते हैं। इश्यूज अलग होते हैं। तो मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है, लेकिन शिवसेना यदि एमआईएम के साथ गई तो ये भले ही कहेंगे कि शिवसेना मुसलमान हो गई, ये हो गई, लेकिन ये तब जितने भी बड़बोले हैं, जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अशोक जी, कि पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम अपने पार्टी का इतिहास मालूम होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम अपने प्रतिद्वंदियों का इतिहास मालूम होना चाहिए। शिवसेना का इतिहास रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लीग और शिवसेना ने मिलकर एक साल चुनाव लड़ा था, और जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। जिस बाला साहब की कस्में खा खा के हिंदुत्व का नाम लेते हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और हमारे अमित शाह जी और मोदी जी, शायद उनको पता नहीं है कि बाला साहब ने तो फिर मुस्लिम लीग से भी साथ में लेके चुनाव लड़ा था एक नगर पालिका का। तब आप क्या कहोगे उनको? जैसा बंगाल में इनके जो पितृपुरुष है, उन्होंने मुसलमानों के साथ हिंदू मिलकर महासभा, सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद हिंदू मुखर्जी ने। महासभा। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये इतिहास, अब आपके सामने मैं इतिहास की क्या बात करूं, जी। आप खुद इतिहास के तज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों को ये पता नहीं होता, और ये जनता को जानने नहीं देते। और दूसरी बात है कि जो राजकीय दल है शिवसेना, उसको क्यों परहेज है इतना मुसलमानों से? उन्हें बोल देना चाहिए। बाला साहब ने भाई मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था, तो उसमें क्या है? समय समय पे राजनीतिक दल अपनी विचारधारा बदलते हैं। आपने पीडीपी से हाथ मिलाया था, तब शर्म नहीं आई आपको? हम्म। अब पीडीपी को डंप कर दिया आपने, और बीजेपी के जाने का पीडीपी को इतना खामियाजा भुगतना पड़ा कि बेचारी वो 4 लड़की सीट पे हार आ गई गई, चुनाव, 4 सीट पे आ इंतजार आ गई, गई। जो एक समय वैली पे राज करते थे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। महाराष्ट्र में लोग हतोत्साहित हुए हैं, यकीनन कांग्रेस हो, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से टूट गई है। तो कई, मैं अभी आज नागपुर विदर्भ में हूँ, कई जगह कांग्रेसी मिलते हैं, पूछते कि हरियाणा में क्यों हुआ साहब ऐसा, हरियाणा में तो आप तो कह रहे थे कि जीत जाएंगे। तो वो एक मोरल बूस्टर डोज देना है, और ये जो हरियाणा वाला महाराष्ट्र में रिपीट होगा, हालांकि मोरल डाउन है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां कांग्रेस को, कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं है, यहाँ पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शरद पवार और उद्धव ठाकरे है। भले ही लोकसभा में 13 सीट है कांग्रेस की, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन दैट इज बाय द वर्च्यू एंड बाय द हेल्प ऑफ शरद पवार। और ये कांग्रेस ने 2019 में दिखा दिया उनकी औकात क्या थी। 2019 में एक सीट ले आई कांग्रेस, सेना शरद पवार के पास फिर भी ज्यादा सांसद थे। तो ये सारी चीजें जो है, 1-to-1 मार्किंग, और कांग्रेस को और कॉशियस होना होगा। राहुल गांधी को हाई कमान का जो रोल है वो अदा करना पड़ेगा। देखिए, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है ना, वो उनको करना पड़ेगा। अब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के मायने ये नहीं है
कि सिर्फ आप जाके चुनाव में रैली में भाषण करो, रोड शो करो, लोगों के साथ घूमो, पदयात्रा करो। ये एक प्रोसेस है चुनाव का। लेकिन चुनाव का प्रोसेस की कुछ चीजें हैं जहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब मतदाताओं की सूची तैयार होती है, उसमें कितने लोग गायब किए जाते हैं, वहां से चालू होता है मॉनिटरिंग। तो फिर मतदान के दिन बूथ पे अपने लोग है कि नहीं, अंदर मशीनों पे ठीक वोटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मशीनें ठीक जा रही कि जा नहीं। अब देखिए, मुझे जो हरियाणा में जो पकड़ा गया मामला, वो तो मैंने कोई जो जाता है इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको भी पूछा तो वो भी बोले कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कैसा हुआ। और ये फोन, और भाई वो तो अल्टीमेटली मशीन चार्ज होती है ना सर, मशीन की बैटरी चार्ज होती है, वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद मशीन की बैटरी डिस्चार्ज भी हुई होगी, उसके बाद वो 2 दिन लॉकअप में रही, मतलब स्ट्रांग रूम में रही। स्ट्रांग रूम के बाद वो फिर गिनने के लिए आई, तो हो सकता है कि गिनने में आने के लिए कई मशीनें बंद भी हो गई होगी, उसको फिर वहां चार्ज किया होगा। लेकिन कुछ मशीनें यदि ऐसी खुलती है जो 99% बैटरी फुल होती है, इसका मतलब मशीनें चार्ज हुई है। तो सील्ड मशीनें चार्ज किसने की, या मशीनें बदली है? क्योंकि जिन मशीनों की बैटरी 99% है, उसमें बीजेपी का वोट निकल रहा है। ये जब चीजें सामने आती है, इस पे भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग तो इस पे कोई थुतुर मुतुर एक जवाब देके चुनाव आयोग खत्म कर देगा इसको। चुनाव आयोग अभी तक ये नहीं बता पाया कि लोकसभा में 10-10% वोटिंग कैसा बढ़ा 2 घंटे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये नहीं बता पाया चुनाव आयोग अभी। तो चुनाव आयोग तो जवाबदेही देता ही नहीं, वो इतना लंबा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई जवाबदेही का समय निश्चित नहीं है। चुनाव आयोग को कहीं तो जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं था कि चुनाव आयोग में ऐसे निचले दर्जे के निकृष्ट लोग आएंगे कि जो इसका भी एक रास्ता ढूंढेंगे कि भाई समय बद्धता नहीं है, इसलिए हम 4-4 साल तक जवाब नहीं देंगे। जवाबदेही देने के लिए समय तय नहीं किया था, क्योंकि इतने मक्कार लोग आएंगे कभी सोचा नहीं था किसी ने। लेकिन अभी क्या, मक्कारों का अमृत काल है ये, मक्कारी का, तो इसमें तो और ज्यादा देखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में जन जागरण जरूरी है, लोगों को बोलना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट चुनाव जो लड़ते हैं उनको, उनसे ध्यान रखिएगा। वो अपना क्रोध प्रकट करने के लिए नहीं आए हैं, वो किसी से पैसे लेके आपके वोट काटने आए हैं, ताकि जो आपका मंसूबा है, जो सत्ता परिवर्तन आप चाहते हैं, वो ये होने नहीं देना चाहते। आज हरियाणा की जनता अपने आप पे रो रही होगी, क्योंकि जिस हरियाणा की जनता ने पूरे मंत्रिमंडल को रिजेक्ट कर दिया, उस हरियाणा पे अब वही मंत्री राज करेंगे। ये इशू है। तो कुल तो मिलाकर इंतजार करना ये होगा। कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हो तो सीखने की कोशिश करें। चुनाव मशीन है भारतीय जनता पार्टी, जो पहले पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक, यानी वोटर लिस्ट से लेके और काउंटी तक काम करती है। और उसका मुकाबला अगर आपको करना है तो उसी लेवल पे करना होगा। लेकिन कम से कम सीट सिलेक्शन को ठेके प्रथा पर देना बंद किया जाए कि भाई 20 आपकी, 15 आपकी। सीट सिलेक्शन कायदे से होगा, कायदे से ग्राउंड पे वर्क होगा, तब आप जीतेंगे। अदरवाइज तो जो होगा वो देख ही रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र के चुनाव अभी तो घोषित भी नहीं हुए हैं। घोषित हो जाए, टिकटों की घोषणा हो जाए, हम तो लगातार बात करते ही रहेंगे। हमारा काम है वो कहना जो हमें दिखाई देता है। सुने ना सुने ये उनकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक जी।